हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मूविंग सीजन 1 के एपिसोड नंबर 11 और 12 को। अगर आपने भी पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत 1992 से हुई है, जहाँ पर हम डूसी को देखते साथ में जून होता है। ये दोनों एक मिशन के लिए आए हुए थे। ये दोनों रूस में आए हुए हैं, जहाँ इनको एक आदमी को बचाना है जिसका नाम डॉक्टर कांग होता है। अब यहाँ पर हम डॉक्टर कांग को भी देखते हैं, जिसको रूस से कुछ लोगों ने पकड़ लिया है और किसी पासवर्ड को पूछ रहे थे, लेकिन डॉक्टर कांग नहीं बताता। वही डूसी भी जोन को ऊपर उठा लेता है और बाद में आंसू डाल ले जाता है। जोन भी अपने आप को इतनी ऊंची ऊंचाई पर देखकर बहुत ज्यादा डरा हुआ था और चिल्ला रहा था। लेकिन जब यहाँ पर रूसी डॉक्टर कांग को मारने वाले थे, तब डूसी जोन को कह रहा होता है कि हम वैसा ही करेंगे जो कि हम हमेशा करते हैं। मैं ऊपर से लड़ाई करूंगा और तुम जमीन पर रहकर लड़ाई करोगे। इसके बाद डूसी जोन को नीचे छोड़ देता है और जोन उसी आदमी के ऊपर जाकर गिरता है जो डॉक्टर कांग को गोली मारने वाला था। अब यहाँ पर जोन सभी से लड़ता है। रूसी को ऊपर से सभी रूसी को गोली मार रहा था और इनका मिशन सफल हो जाता है और ये डॉक्टर कांग को बचा लेते हैं। साथ में यहाँ पर एक और मिशन को देखते हैं। यह मिशन 1993 में हांगकांग का होता है, जहाँ दोनों ने मिशन को खत्म कर दिया है और अब यहाँ पर जोन को गोली लग गई थी। वह गोली को निकालने का प्रयास कर रहा था। वह डूसी से कह रहा होता है कि अगर गोली टाइम पर नहीं निकली तो यहाँ पर निशान हो जाएगा। डूसी जोन को अपना चाकू देता है और कह रहा था कि यह चाकू मेरे लेट फादर का है, हालांकि इसका यूज मैं किसी को करने नहीं देता हूँ, लेकिन तुम इसका यूज कर सकते हो। इसके बाद जोन चाकू ले लेता है और अपनी गोली निकालता है। इसके बाद 1994 के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ डूसी म्यून से मिल रहा होता है और यहाँ पर एजेंसी के आदमी आ गए थे और इन्होंने डूसी को पकड़ लिया था। इसके बाद डूसी को हेडक्वार्टर में लाया जाता है। डूसी यहाँ पर लिफ्ट के अंदर होता है। जोन साथ में आना चाहता है, लेकिन यहाँ पे ऑफिसर इसको मना कर देते हैं। डूसी जोन से कह रहा होता है कि कॉफी मशीन पर जाकर कुछ कॉफी पी लो और वैसा ही करना जो कि हम हमेशा करते हैं। इसके बाद जोन कॉफी मशीन पर आ जाता है और यहाँ पर कॉफी पी रहा था। तभी यहाँ पर मियोन को देखता है और मियोन भी जोन की ओर देख रही थी। इसके बाद उस सीन को फिर से दिखाया जाता है, जहाँ ऑफिसर मियोन घर पर आ गए थे। डूसी अपनी पॉकेट में से गन को निकालना चाहता है, लेकिन इसकी पॉकेट में गन नहीं होती। बाद में इसको पता चलता है कि वह गन तो मियोन ने ले ली है। मियोन यह गन डूसी पर तान देती है और ऑफिसर को कह रही होती है कि इसको पकड़ लो। डूसी के हाथ में जो चाकू होता है वह चाकू नीचे गिर देता है। साथ में यहाँ पर एक और फ्लैशबैक सीन को देखते हैं, जहाँ योंजुन मियोन से कह रहा होता है कि डूसी को जिंदा पकड़ना है और तुम्हें काम करना होगा। योंजुन इसके लिए मियोन को इसे बीमार फादर की धमकी भी देता है। इसके बाद योंजुन डूसी से पूछताछ कर रहा था और कह रहा था कि उत्तर कोरिया में क्या हुआ था तुम मुझे बता दो, और तुम उत्तर कोरिया में हमारे प्रोटोकॉल के खिलाफ क्यों गए थे। लेकिन डूसी कहता है कि मैं आपको रिपोर्ट नहीं दूंगा, मैं रिपोर्ट ब्लू हाउस को दूंगा। योंजुन कह रहा था क्या तुम हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर डूसी कह रहा होता है कि धोखा तो आपने मुझे दिया है, मैंने आपको कोई भी धोखा नहीं दिया है और मैं इसके लिए मियोन से भी निपट लूंगा। अब यहाँ पर योंजुन एक ऑफिसर को पकड़ लेता है और बाद में फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद डूसी योंजुन को पकड़ता है और इसको बाहर ले आता है। बाहर से लोग डूसी को देख रहे थे। डूसी वीडियो में मियोन को देखता है और इसका जोर से नाम लेता है और इस पर गोली चला देता है, लेकिन जोन अपना हाथ उड़ा देता है और गोली जोन के हाथ को लग जाती है। इसके बाद हम यहाँ पर एक और फ्लैशबैक सीन को देखते हैं कि जब ऑफिसर डूसी को पकड़ने के लिए आ रहे थे, तब डूसी भी उनसे गले मिल रहा था और कह रहा था कि मुझे सब पता नहीं तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। तुम मेरी पॉकेट में से गन को निकाल लो और मुझे धमकाओ, और मैं एक चाकू नीचे छोड़ रहा हूँ, तुम वह चाकू जोन को दे देना, वह तुम्हारी हेल्प करेगा। और इसके बाद मियोन ने जोन को चाकू दे दिया था। कुछ टाइम के बाद मियोन ने बता रही होती है कि योंजुन ब्लू हाउस को नहीं समझा सका कि क्या हुआ था, यह इंसिडेंट किस प्रकार हुआ था, इसलिए उसको डिमोट कर दिया गया। जिस एजेंसी में हम काम कर रहे थे वह भी नष्ट हो गई। साथ में उनके पिता का भी देहांत हो गया था। अब यहाँ पर मियोन एक जगह पर स्टाफ के रूप में काम करने लगी थी। हर वक्त आसमान की ओर देखती रहती और डूसी का वेट करती रहती। ऐसे कई दिन हो जाते हैं और ये दिन महीनों में बदल जाते हैं। लेकिन एक दिन जब मियोन पैदल जा रही थी और बर्फबारी हो रही थी, तभी यहाँ पर अपने पीछे देखती है कि डूसी आ गया है। मियोन डूसी से कहती है कि मैंने सोचा था कि तुम आसमान से आओगे, लेकिन तुम तो पैदल आ रहे हो। डूसी मियोन से कहता है क्या तुम आसमान से बर्फबारी देखना चाहोगी। यहाँ पर मियोन आ बढ़ती है। अब यहाँ पर डूसी मियोन को ऊपर हवा में उठा लेता है और मियोन बर्फबारी का आनंद लेती है। अगले सीन में टाइम शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि बंशियों का जन्म हो जाता है। मियोन और डूसी बंशियों को खिला रहे होते हैं। साथ में डूसी यहाँ पर एक फार्मर भी होता है जो कि सेब की खेती करता है। लेकिन एक दिन जब ये बंशियों को खिला रहे होते हैं, तब बंशियों को हंसने लगता है और अपने इमोशंस के कारण हवा में उड़ने लगता है। यह सब देखकर दोनों यहाँ पर चौंक जाते हैं। इसके बाद डूसी घर के अंदर यहाँ पर जाली लगा देता है ताकि बंशियों को उड़कर कहीं पर चला नहीं जाए। अगले सीन में योंजुन को देखते हैं जिसकी रैंक बढ़ जाती है और वह अब नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस में काम करने लगा है। योंजुन के पास उनक्यू आती है। योंजुन अपने उनक्यू से कह रहा होता है कि हम अपना काम फिर से स्टार्ट करेंगे, इसलिए सभी को वापस बुलाओ जुवोन को छोड़कर। अगले सीन में रात को मियोन को दिखाया जाता है, साथ में डूसी को होता है। ये दोनों फ्यूचर प्लानिंग बना रही थी। डूसी मियोन से कह रहा होता है कि तुम्हें किसी रेस्टोरेंट को चलाना चाहिए और मैं वहाँ पर बर्तन धोने का काम करूंगा। रात को दोनों सो जाते हैं और यहाँ पर बंशियों ऊपर उठ जाता है, लेकिन यहाँ पर ये जाली होती है, इसलिए बंशियों यहाँ से जा नहीं पाता और वो अपने पेरेंट्स को देखकर यहाँ पर हंस रहा होता है। लेकिन अगली सुबह दिखाया जाता है
जहाँ पर मीहुन काम के लिए बाहर गई हुई थी और साथ में वो डोसी अपनी खेती कर रहा था। तभी यहाँ पर बॉन्गशुक एक तितली का पीछा करता है और बाद में बाहर आ जाता है। कुछ टाइम के बाद मीहुन आती है और वो चिल्लाते हुए डोसी से कह रही होती है कि यहाँ पर बॉन्गशुक नहीं है, वो कहाँ पर गया, मुझे बड़ी चिंता हो रही है क्योंकि वह भी तुम्हारी तरह उठ सकता है। यहाँ पर डोसी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं देख कर आता हूँ। इसके बाद डोसी बादलों में आ जाता है और यहाँ पर बॉन्गशुक को पुकार रहा था। डोसी को अपना बेटा दिख जाता है और बाद में इसको गले लगाता है। बॉन्गशुक भी हर समय ये सपना देखा करता था। इसके बाद मीहुन बॉन्गशुक से मिलती है, इसको चेक करती है। यहाँ पर डोसी भी उनसे कह रहा होता है कि तुम तो बहुत ज्यादा डर गई थी। यहाँ पर मीहुन कहती है मैं ठीक हूँ। अगले दिन में डोसी के पास एक आदमी आया हुआ था और यह आदमी रे ह्यूग था। रे ह्यूग डोसी के पास से शिप लेने के लिए आया हुआ था, बाद में चला जाता है। लेकिन अगले दिन में रात को ही देखते हैं कि यहाँ पर एजेंसी के लोग आ जाते हैं। हालांकि मीहुन के पास सुनने की शक्ति होती है, साथ में देखने की भी, इसलिए उसे पता चल जाता है कि बाहर आदमी आ गए हैं और वे हमें पकड़ने के लिए आए हैं। डोसी कहता है कितने आदमी हैं। यहाँ पर मीहुन कह रही होती है कि लगभग 30 आदमी हैं। डोसी मीहुन से बाद में कह रहा होता है कि हम तीनों यहाँ से साथ में नहीं भाग सकते, इसलिए मैं सबको जाकर रखूंगा और तुम ऐसे बॉन्गशुक को लेकर भाग जाना और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे बेटे के पास भी मेरी जैसी पावर है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमको ढूंढ लूंगा। इसके बाद डोसी बाहर आ जाता है और यहाँ पर आदमियों पर हमला स्टार्ट कर देता है और इन्हें किसी तरह अपने घर से दूर ले जाता है। मीहुन मौके का फायदा उठाती है और यहाँ से बॉन्गशुक को लेकर भाग जाती है। लेकिन यहाँ पर ये लोग डोसी को पकड़ लेते हैं और इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट के अंदर आती है और यहाँ पर खाना खा रही थी और बाद में बाहर आ जाती है। यह वही सीन था जो कि हमने पहले देखा था। लेकिन हम यहाँ पर यह देखते हैं कि यहाँ पर ह्यूग होता है जो कि मीहुन का पीछा कर रहा होता है। अगले सीन में हम जॉन की लाइफ को देखते हैं। जॉन यहाँ पर हमें बता रहा होता है कि एजेंसी की नष्ट होने के बाद हमें बाहर निकाल दिया गया था। मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए मुझे अपना घर चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना था। इसलिए अब यहाँ पर जॉन एक सिविल सर्वेंट के रूप में काम करने लगा है। इसके बाद जॉन अपने घर पर आता है और यहाँ पर हम जी को देखते हैं जो कि जॉन का वेट कर रही होती है। बाद में दोनों साथ में घर पर आते हैं। इन दोनों की शादी हो चुकी है और ये दोनों एक सिविल सर्वेंट अपार्टमेंट के अंदर रहते हैं। जॉन हर रोज जैसे ही करता है, वो अपने काम पर आता है और बाद में घर पर आता है, लेकिन वो अपने काम में अच्छा नहीं है। उसे नहीं पता कि मुझे अपना काम कैसे करना है या फिर कंप्यूटर कैसे चलाना है और इसे वो बहुत उदास हो जाता है। एक दिन जब यह जॉन घर पर आता है तब यह जी देख लेती है और कहती है कि अगर तुम्हें तुम्हारा काम पसंद नहीं है तो तुम्हें इसको छोड़ देना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो कुछ भी करना चाहते हो वो कर लो। जॉन साथ में यह भी कह रहा होता है कि शायद मैं इस दुनिया के लिए बेकार हूँ, लेकिन जी कहती तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हारे लायक हूँ। हम दोनों साथ में इस घर में रहते हैं और हमें क्या चाहिए। और अगले सीन में देखते जहाँ पर जॉन अपनी नौकरी से रिजाइन देने वाला था, लेकिन तभी इसको बताया जाता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें तुम्हारा सिविल सर्वेंट अपार्टमेंट छोड़ना होगा। जॉन के पास कोई चारा नहीं होता, वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ता। साथ में यहाँ पर एक न्यूज भी देखते हैं कि उत्तर कोरिया के लोगों ने कुछ सफाई एजेंट भेजे हुए हैं जिन्होंने दक्षिण कोरिया की सीमाओं पर हमला किया है। और अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर योनजुन जॉन से मिलने के लिए आ जाता है और कह रहा था कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्या ये काम तुम्हारे लायक है, ये काम तुम्हें सूट नहीं करता है, मैं अपने देश के लिए काम करने का एक मौका दे रहा हूँ। उत्तर कोरिया के स्पाई एजेंट के बारे में तुमने तो सुना ही होगा, तुम्हें यहाँ पर हमारे सोल्जर के साथ जाना है और वहाँ पर अपने मिशन को पूरा करना है, उत्तर कोरिया के स्पाई एजेंट को मारना है। अगर तुम इस काम को करने के लिए टाइम चाहते हो तो तुम ले सकते हो। इसके बाद रात को जॉन अपने घर पर आता है और यहाँ पर यह बात जी को बता रहा होता है। हालांकि जी भी जॉन से यही कह रही होती है कि जो काम तुम्हें अच्छा लगे वो तुम कर सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जॉन तैयार हो जाता है और वह सोल्जर के पास जाने वाला था। वह जी को बाय कहता है और यहाँ चला जाता है। इसके बाद जॉन को सिपाहियों के साथ दिखाया जाता है। यहाँ पर उत्तर कोरिया के सिपाही एजेंट को ढूंढ रहे होते हैं। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं लेकिन यहाँ पर कोई भी नामो निशान नहीं होता। एक दिन जब स्पाई एजेंट को ढूंढ रहे होते हैं तभी हम देखते हैं यहाँ पर रेह्यूक होता है। रेह्यूक यहाँ पर बता देता है कि मैं किसके लिए काम करता हूँ। इसके बाद ये सब अपने बेस पर आ जाते हैं और यहाँ पर रेह्यूक जॉन से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं योनजुन के लिए काम करता हूँ। यहाँ पर जॉन पूछ रहा होता है कि तुम्हारा कोड नेम क्या है। यहाँ पर रेह्यूक कहता है कि मेरा कोई कोड नेम नहीं है, लेकिन मेरी सोने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है। कोई भी कितना ही दूर चला जाए कोई न कोई निशान तो छोड़ ही देता है और मैं उसको उसकी गन से सूंघ लेता हूँ, मैं पता लगा सकता हूँ कि वो कहाँ पर है। और इसी वजह से रेह्यूक को पता चल गया था कि डोसी कहाँ पर रह रहा है। रेह्यूक यहाँ पर जॉन को कह रहा होता है कि तुम कल देखना कि मैं कैसे पता लगाता हूँ। इस बार सभी सिपाही और साथ में जॉन रेह्यूक को फॉलो कर रहे थे। रेह्यूक यहाँ पर पैरों को निशान को देख रहा था और बाद में सभी सिपाहियों को कह रहा होता है कि तुम्हें उस ओर जाना है। उत्तर कोरिया के सिपाही एजेंट उसी ओर है, लेकिन रेह्यूक जॉन को जाने नहीं देता और कह रहा था कि निशान को देखकर तुम्हें क्या लगता है। हालांकि जॉन को समझ में नहीं आता। बाद में रेह्यूक बता रहा होता है कि हमारी एजेंसी के पास जो शक्ति वाले इंसान है वैसे इंसान उत्तर कोरिया के पास भी है और उनमें से एक आदमी यहाँ पर है। वही पास में गोलाबारी होने लगती है। जॉन वहाँ पर जाकर सिपाही को बचाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर रेह्यूक कुछ कैसा नहीं करने देता और कह रहा था कि कुछ टाइम तक वो रुक जाओ, हम देखना चाहते हैं कि उनके पास कौन सी ताकत है। लेकिन जॉन रेह्यूक को दूर उठाता है और बाद में ऐसे भागता है। इसके बाद अपने सिपाहियों की हेल्प करता है। हालांकि अगर कुछ सिपाही घायल हो जाते हैं
कुछ एक की डेथ हो जाती है। यहाँ पर कमांडर की डेथ हो जाती है। जॉन सभी को बचाता है और पहले स्पाई एजेंट को मारता है और बाद में देखता है कि ऊपर कोई आदमी है जो कि ऊपर से बड़े बड़े पत्थरों को नीचे गिर रहा होता है और इन पहाड़ जैसे पत्थरों से लगभग सारे सिपाही मारे जाते हैं। जॉन किसी तरह उस आदमी के पास पहुंचता है जो कि चोटी के पास होता है और इस आदमी का नाम चान इल होता है। चान इल जॉन से कह रहा होता है कि क्या तुम एबिलिटी वाले आदमी हो, क्या तुम्हारे पास शक्तियां हैं, दक्षिण कोरिया के पास कैसे कैसे लोग हैं। ये बात सुनने के बाद जॉन अपने आदमी को मारने लगता है, लेकिन चान इल के पास तेज रफ्तार की शक्तियां होती हैं और साथ में ऊंचा उड़ने की पावर होती है। वह यहाँ पर जॉन को घायल कर देता है और कह रहा था कि मैं तुमसे मिलने के लिए दोबारा आऊंगा और बाद में चला जाता है। इसके बाद जॉन और बाकी सब बेस पर आते हैं। यहाँ पर एक जॉन से मिल रहा था और कह रहा था कि तुम ठीक हो, अगर चानिल पकड़ा जाता तो अच्छा होता। यहाँ पर जॉन इससे कह रहा होता है कि अगर तुम अगली बार मेरे रास्ते के बीच में आए तो मैं तुमको मार डालूंगा। इसके बाद जॉन अपने घर पर आता है और यहाँ पर जी से मिलता है। अगले इसमें योंगजून को दिखाया जाता है जो कि मारक से मिल रहा होता है और मारक से कह रहा होता है कि तुमने मुझको बता क्यों नहीं कि उत्तर कोरिया में उन आदमियों को ट्रेन किया जा रहा है जिनके पास पावर है। मारक कहता है कि अगर मैंने आपको बता दिया होता तो यह इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता। अगले सीन में देखते हैं जय योंगजून ने नई टीम बना ली है। इसमें हम देखते हैं कि जून तो होता ही है, साथ में नाजू होती है, बोंगफ्योंग होता है और साथ में हम जिनचोन को देखते हैं। ये चारों एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पर जिनचोन जोन के पास आता है, इसे हाथ मिलाता है और अपनी शक्ति को दिखाता है। वो यहाँ पर जोन के हाथ को मरोड़ देता है, लेकिन जब जोन जा रहा था तभी तीनों देखते हैं कि इसका हाथ तो ठीक हो चुका है। जोन भी जिनचोन से कह रहा होता है कि अपने आप को लकी समझो, अभी यहाँ पर ये चारों देश के लिए काम करने लगे हैं। यहाँ पर योंगजून इनको हर दिन किसी न किसी मिशन पर भेजता रहता है। एक दिन जब जोन अपने मिशन पर जाने वाला था तब यहाँ पर जी इसको बता रही होती है कि मैं बच्चा पैदा करना चाहती हूँ। यहाँ पर जोन जी से कहता है कि तुमने मुझको इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। यहाँ पर जी कह रही होती है कि मैं इसके लिए खुद को तैयार नहीं कर सकी, मुझे लगा कि शायद ये मेरी गलती है। इसका जोन जी के पास आता है, इसको बेडरूम में ले जाता है और अगले सीन में देखते हैं जहाँ जोन अपने अगले मिशन के लिए जाने वाला था यहीं पर जी होती है और साथ में वो यीशु को देखते हैं। ये दोनों जोन को बाय कहते हैं और जोन यहीं चला जाता है। ऐसा कई दिन तक चलता है। एक दिन जब जोन और बाकी सब अपने मिशन को पूरा करके कोरिया लौट आते हैं तब जोन जी के पास कॉल करता है और इसको बताया जाता है कि जी का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी डेथ हो गई है और यीशु अस्पताल के अंदर है। इसके बाद जोन अस्पताल के अंदर आता है और यहाँ पर यीशु को देखता है और यह देखता है कि यीशु की घाव अपने आप ठीक हो रहे हैं। इसको देखकर जोन यहाँ चला जाता है और बाद में जी के फ्यूनरल में आता है और यहाँ पर जोर जोर से रोने लगता है। इसके बाद जी की फोटो के सामने आता है और कह रहा था, जोन जी से कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करना, मैं यीशु की अच्छी केयर करूंगा और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 13 की। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 14 के एक्सप्लेनेशन में जो भी कल आने वाला है। तब तक